सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो जवान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए शहीद हुए हैं अथवा किसी ऑपरेशन के दौरान वह दिव्यांग हुए हैं, ऐसे जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए इस इंडिया न्यूज परिवार ने कार्यक्रम आयोजित किया है। सामान्यतः मैं कार्यक्रमों में जाता नहीं हूं, लेकिन इंडिया न्यूज ने जब मुझे इस बात की जानकारी दी कि यह हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों के लिए यह कार्यक्रम हुआ था, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और अपनी कंसेंट मैंने दे दी कि निश्चित रूप से मैं कार्यक्रम में आऊंगा। हर व्यक्ति से सच्चाई से परिचित है कि हम भारत को यदि हम बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, भारत को यदि हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, भारत का मस्तक हम सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो जब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा, भारत में अमन अमान के हालात नहीं होंगे, तब तक इस लक्ष्य को किसी भी सूरत में हासिल नहीं किया जा सकता। विडंबना यह है कि आजादी हासिल होने के कुछ ही वर्षों के बाद इस देश में आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद ने सिर उठाना प्रारंभ किया था और लंबे समय से यह सिलसिला चला आ रहा है। और आज हालात इस प्रकार के पैदा हो गए हैं कि इनकी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को खोना पड़ता है, उन परिवारों को खोना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इतनी बात मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूं और अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों और अधिकारियों पर मुझे नाज है, क्योंकि 2.5-3 वर्षों से बहुत ही नजदीक से उनके कामकाज को मैं देख रहा हूं कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आज देश में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि माओइज्म का प्रभाव जिस सीमा तक बढ़ चुका था, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% की कमी 2.5 वर्षों में लाने में हमारे सीएफजेपीएफ के जवानों ने कामयाबी हासिल की। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी से भी आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कितने उग्रवादी संगठन नॉर्थ ईस्ट में हैं, यदि इसकी मैं चर्चा करूं, मैं सही यदि बतलाना चाहूं तो मुझे भी कठिनाई होगी। 75 हैं कि 100 हैं कि 125 हैं। आए दिन हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में कोई न कोई एक उग्रवादी संगठन वहां खड़ा हो जाता है। बहुत सारे उग्रवादी ऐसे संगठन हैं जो अपने हथियार हाथ में लेकर दहशत पैदा करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं और तरह तरह की उनकी डिमांड्स हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए यह खुशी है कि 2.5-3 वर्षों के अंदर हमारे सीएपीएफ के जवानों का ही यह करिश्मा है और वहां के हमारे लोकल पुलिस का भी जो सहयोग रहा है नॉर्थ ईस्ट का, कि उसके परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी आज के 2.5-3 साल पहले जितनी थी उसमें 70 to 75% की कमी आ गई है। यह कैसे आई है, क्यों आई है, मैं समझता हूं कि इतने बड़े फोरम पर उसकी चर्चा करनी भी नहीं चाहिए और करने का कोई औचित्य भी नहीं है। लेकिन इसका पूरा का पूरा श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो अपने सीएपीएफ के बहादुर जवानों और अधिकारियों को ही देना चाहता हूं। अधिकारियों की भी लीडरशिप की भी एक अहमियत होती है।
अच्छी जब तक लीडरशिप नहीं मिलती तब तक जो हमको रिजल्ट हासिल करना चाहिए वो रिजल्ट हासिल हम नहीं कर पाते। आतंकवाद का जहां तक सवाल है उसके बारे में ज्यादा मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे बहादुर सेना के जवान भी जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। शायद आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि एक साल के अंदर लगभग 160 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। 160, वह संख्या अब शायद अधिक भी बढ़ गई हो, और यह अब तक का अपने में एक रिकॉर्ड है अपने में। विडंबना यह है कि हमारे बहुत सारे जवानों को अपनी जिंदगी खोनी पड़ी है, बलिदान हुए हैं। उसी में यदि जम्मू कश्मीर की यदि मैं चर्चा करूं, वहां के हालात किस प्रकार के हैं। कोशिश भरपूर की है, तहे दिल भरपूर कोशिश की है, और मैंने कहा है, यहां तक संसद में भी मैंने कहा है कि मैं कश्मीर की समस्या का समाधान अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, तो सरकार को इसका श्रेय मिले इसकी चिंता नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, और हिंदुस्तान के हर नागरिक का सहयोग लेकर हम कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। आज कश्मीर की समस्या कैसी है उससे भी आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, जानकारी आपको होगी कि जब आतंकवादियों के खिलाफ हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लड़ते हैं, जूझते हैं, उस समय गांवों से निकलकर कुछ नौजवान उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। और इस बात का भी खुलासा है, इस बात के भी हम लोगों के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, पाकिस्तान के द्वारा उनको पर मंथ कुछ न कुछ पेमेंट किया जाता है। कितने स्टोन किसने फेंके उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। सोशल मीडिया के डिफरेंट एप्लीकेशंस के द्वारा मैसेज दिया जाता है गांव गांव तक, फला जगह ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर नौजवानों को पहुंचना चाहिए। और यह ग्रुप्स यदि बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया का एप्लीकेशन करने वाले, वो भी पाकिस्तान में बैठे हैं। इन्फिल्ट्रेशन भी पाक स्पॉन्सर्ड है, टेररिज्म भी पाक स्पॉन्सर्ड है। जूझ रहे हैं हमारी सेना के जवान और सब सारे लोग। लेकिन आप सच्चाई जानते हैं, ईश्वर का वरदान है उन्हें कि शौर्य और पराक्रम उन्हें मिला है। और इस सच्चाई से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं और बेची जा सकती हैं, लेकिन शौर्य और पराक्रम न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। यह तो ईश्वर प्रदत्त एक वरदान है। और मुझे लगता है कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, ऐसे सारे जवानों को ईश्वर ने देश की सेवा के लिए उनके अंदर शौर्य और पराक्रम को कूट कूट कर भरा है, तब इस धरती पर परमात्मा ने उन्हें उतारा है। देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए उतारा। कैसा देशभक्ति का जज्बा होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी 16 साल, 18 साल, 21 साल के जवानों के अंदर क्या था? हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते थे। राष्ट्रवाद का जज्बा था, देशभक्ति का जज्बा था। मुस्कुराते थे, फांसी होने वाली है, मुस्कुरा रहे हैं। तो देशभक्ति का जज्बा भी यह ईश्वर प्रदत्त होता है, मां बाप के खून से मिलता है। मां बाप के खून का असर होता है। और यही देशभक्ति का जज्बा आज हमारे सारे सुरक्षा से जुड़े हुए जवानों और अधिकारियों के अंदर है कि आज इस हद तक हमारा यह भारत सुरक्षित है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। यहां पर हमारे डायरेक्टर जनरल बीएसएफ बैठे हुए हैं, मिस्टर के शर्मा। मैं टेकनपुर गया था, मध्य प्रदेश। बीएसएफ एकेडमी है वहां। रात को सारे अधिकारियों का एक कार्यक्रम था, डिनर था। कुछ ग्वालियर की डिग्निटरीज भी उसमें भाग लेने के लिए आई थी। दिव्यांग बच्चों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया था बीएसएफ ने।
आप यह कल्पना करिए, संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वह भी बीएसएफ ने दिव्यांग बच्चों के माध्यम से आयोजित किया था। बहुत अच्छे मशहूर गायकों को उसमें आमंत्रित नहीं किया था। मुझे डायरेक्टर बीएसएफ ने एक नौजवान का असिस्टेंट कमांडेंट का परिचय कराया जिसका नाम था संदीप मिश्रा, और उन्होंने बतलाया कि साहब इसकी दोनों आंखें चली गई हैं। मैंने पूछा कैसे चली गई? उल्फा उग्रवादियों से लड़ते हुए उसने अपनी दोनों आंखें गंवाई। लेकिन उसके संदीप के चेहरे को मैं देख रहा था, कितना चार्मिंग फेस था उसका, कितना कॉन्फिडेंस था। दोनों आंखें गई हैं बंद किए हुए, जो कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के चेहरे पर दिख रहा था, जो मुस्कुराहट दिख रही थी, मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। और फिर उसके बाद उसने गाना सुनाया, मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में जब मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे बतलाया गया कि साहब ये 2002 में शायद उसकी दोनों आंखें चली गई थी। तो मैंने कहा शादी हुई है कि नहीं? तो लोगों ने कहा कि अंधे होने के 4 साल के बाद मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट इसने भी अपना दिया कि मैं शादी करना चाहता हूं। एक लड़की, यदि नाम नहीं बोल रहा हूं तो इक्ष्वाकु, या लड़की का नाम इंद्राक्षी, सिद्धार्थ नगर की रहने वाली वो लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है। लोगों ने मुझे बतलाया कि साहब इंद्राक्षी ने कहा कि मैं शादी करूंगी इस नौजवान के साथ। और उसने कहा कि जिसने देश के लिए अपनी आंखें गंवाई हैं, उसकी जिंदगी की रोशनी में बनना चाहती हूं, उसकी जिंदगी के लिए मैं आंख बनना चाहती हूं, नजर में बनना चाहती हूं। आप मिलिए उस लड़की से, अच्छे परिवार की लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई। मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, तो डीजी वगैरह ने कहा कि साहब हम लोग कल चाय पर उसको बुला लेंगे। मैंने कहा ना, बुलाएंगे नहीं, मैं खुद चलकर उसके घर जाऊंगा, असिस्टेंट कमांडेंट के घर जाऊंगा और उस बेटी से मैं मिलूंगा। और मैं गया। वह तो सीएपीएफ की जवान नहीं थी, लेकिन कैसा देशभक्ति होगा, और उस बेटी से मैं मिलूंगा। और मैं गया। वह तो सीएपीएफ की जवान नहीं थी, लेकिन कैसा देशभक्ति का जज्बा था उस बेटी के अंदर, उस बहन के अंदर, जिसने कहा कि जिसने देश के लिए आंखें गंवाई हैं, उसकी नजर मैं बनूंगी। यह जज्बा है, यह जज्बा, तब यह देश सुरक्षित है। और मैं समझता हूं कि जितना करना चाहिए इन नौजवानों को, मैं स्वीकार करता हूं, उतना नहीं हो पाया है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे वेलफेयर बोर्ड बने हैं और समाज क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग आकर सहयोग करना चाहते हैं। अभी तो 2 साल पहले ही एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि सरोजिनी दामोदरन यशदी फाउंडेशन, इन्फोसिस का उनका कुछ काम है, उन्होंने हमसे मिले और उन्होंने कहा कि साहब हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं, लगभग 300 बच्चों को स्कॉलरशिप की, जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जवानों के, मैं बच्चों को मैं पूरी स्कॉलरशिप दूंगा, खर्च उठाऊंगा। ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फंड से भी स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को दी जाती है। लेकिन एक फैसला मैंने जरूर किया है कि जो हमारे जवान शहीद होंगे, कम मिल पा रहा है शहीद होने के बाद उनके परिवारों को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने अब तय किया है, कोशिश हमारी और कुछ है लेकिन उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, देखता हूं ईश्वर की कृपा से कितना कर पाता हूं। मैंने तय किया कि शहीद होने वाले जवान के परिवार को किसी भी सूरत में 1 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलना चाहिए। और यदि जरूरत हुई
जरूरत यदि हमको महसूस हुई, अब जरूरत पड़ेगी तो मैं कारपोरेट जगत के सामने जाकर हाथ फैलाऊंगा, झोली फैलाऊंगा, जनता के सामने झोली फैलाऊंगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता ऐसे परिवारों को मिलनी चाहिए। और भी कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, अब देखता हूं कितनी कामयाबी मिल पाती है, लेकिन आश्वस्त हूं कि कामयाबी मिलेगी, कुछ करेंगे। जो दिव्यांग परिवार हैं उनके लिए भी क्या हो सकता है, करेंगे कुछ। और भी हाल की एक घटना है कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी तरफ से पहल की कि मैं भी शहीद परिवारों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है इस मामले में, और आगे भी कहा है कि और भी हम मदद करेंगे। ये कार्यक्रम करने वाले हैं हम लोग, उसमें आएंगे भी। तो समाज जीवन से निकलकर लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि किसी की जिंदगी को पैसे के आधार पर नहीं आंका जा सकता। उनकी जिंदगी की कीमत 1 करोड़ रुपया, कुछ लाख या 2 करोड़ रुपया, इसमें नहीं आंका जा सकता। लेकिन एक परिवार के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए थोड़ी बहुत जो समाज की तरफ से मदद होती है, सरकार की तरफ से मदद होती है, वो उनको मिलती है। हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल को लेकर भी हम लोग चिंतित हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। परिवार छोड़कर रहना पड़ता है जवानों को सीमा पर। अब इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंता करती है, महीनों गुजर जाते हैं, कभी कभी 24 घंटे जगह रहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है नक्सल क्षेत्रों में, इधर उधर। लेकिन आप ये कल्पना करिए, जिसको कि नौजवान होते हैं 22 साल, 24 साल, 25 साल की, अपनी पत्नी को, अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर जब 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाहर रहना पड़ता है, बात भी नहीं हो पाती है, क्या गुजरती होगी। हर परिवार इसका एहसास कर सकता है। लेकिन सचमुच एक देशभक्ति का जज्बा है जो सब कुछ न्यौछावर करके इस देश के लिए कुछ कच कर गुजरने की तड़पन उनके अंदर पैदा करता है। वो जज्बा ही है, ये जज्बा बना रहे, इसके लिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनसंख्या है, तो 250 करोड़ लोगों के हाथ इन हमारे सेना के जवानों के लिए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए और सुरक्षा के जवानों के लिए खड़े रहेंगे बराबर, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। बहुत इंस्पायरिंग आपका स्पीच रहा सभी लोगों के लिए, सभी लोगों ने सुना। और आपने जो बात कही कि कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, उसने दिल को, सभी के दिलों को छुआ है, क्योंकि वाकई अंत में जो सबसे जरूरत महसूस होती है लिविंग के लिए, वो क्या है हम सब लोग जानते हैं। सर, आपके वक्त में 11% ज्यादा बजट आउटले हुआ है होम मिनिस्ट्री के लिए, तो क्या इस बजट आउटले से अर्धसैनिक बलों को मॉडर्नाइज करने की आपकी कोई योजना है? क्योंकि कई बार ये सवाल उठता है कि नहीं, हमको और मॉडर्नाइज करना चाहिए जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनको। नहीं, जो कुछ भी है और आगे भी जो कुछ भी होगा वो बराबर कम रहेगा, उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। पर्याप्त नहीं कहा? ना, बिल्कुल नहीं, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी भी सरकार की एक सीमा होती है, इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति होगा, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, उसको पर्याप्त नहीं मानेगा। लेकिन मैं इतना आश्वस्त हूं जो जज्बे को मैंने देखा है, क्योंकि एक जो भाव एक लेकर मन के अंदर आते हैं, देश के प्रति एक सेंस ऑफ प्राइड, एक जो गौरव का जो भाव होता है, उसके लिए चाहे जितनी भी मुसीबतें रहें, उसके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने की तड़पन दिल के अंदर बनी रहती है, भले ही खाना न मिले, कपड़ा न मिले, सब कुछ न मिले। यह तो बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है। और जो भारतीय जीवन मूल्यों में विश्वास करते हैं, मैं कहता हूं सचमुच तपस्या करने से बहुत सारे लोगों को जीवन में मोक्ष मिलता है,
लेकिन सबसे पहले परमात्मा यदि मोक्ष देता होगा तो देश के लिए बलिदान करने वाले हमारे जवानों को मोक्ष देता होगा। सर, दो बहुत छोटी छोटी सी बातें, मुझे पता है आपके पास वक्त बहुत कम है। मुझे एक अर्धसैनिक बल के भाई ने कहा कि मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूं। उनका ये कहना था कि सेना की तरह उनको फैसिलिटीज और सुविधाएं और तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, क्योंकि सेना के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए सरकार ने ओआरओपी को लागू किया है। बहुत सारी चीजें दिल में हैं, लेकिन मैं समझता हूं बहुत सार्वजनिक रूप से इन सब मुद्दों पर बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्लोज डोर ही इन सब सारी चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। मानकर चलिए वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए कोशिश कर रहा हूं, अभी है 2.5 साल का समय, चाहता हूं बहुत कुछ, लेकिन बहुत खोलकर नहीं बोल सकता। अब बोलना भी आप चाहेंगे तो हो जाएगा, मुझे पता है, सब ईश्वर की कृपा है। आप चाहेंगे तो जरूर होगा। एक आखिरी चीज सर, कश्मीर में आपने अभी कमेंट किया कि कश्मीर में जो हालात हैं उसके पीछे पाकिस्तान के लोग पैसे दे रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गिन के पैसे दे रहे हैं कि कितने पत्थर फेंके गए। ऐसा हालात जब है, और हम ये भी जानते हैं कि नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के लिए भी हमारे कई पड़ोसी जिम्मेदार हैं, तो क्या ऐसे में कल बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट आया है कि हमको क्रिकेट खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है और एज ए होम मिनिस्टर राय क्या है? मैं जानता हूं कि इसका मैं जवाब दूंगा तो जरूर कंट्रोवर्सी होगी। तो पत्रकार कंट्रोवर्सी के लिए सवाल पूछता था, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, पर सवाल ही खड़ा हो गया है क्योंकि आज सब जगह फ्रंट पेज खबर है। बस मैं पाकिस्तान से यही अपील करूंगा कि पाकिस्तान इस टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद करे, ताकि हम बेहतर माहौल में क्रिकेट खेल सकें। आज के माहौल में नहीं, मैंने इतना कहा ताकि बेहतर माहौल में हम लोग क्रिकेट खेल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।